अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। पेपर ए में से पेपर वन में से उसका जो ए पार्ट है वहाँ से पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर आपको 6 से 7 कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब कि करवाएंगे थिंकर्स जो मोस्टली एग्जामिनर पेपर में पूछता है। उसमें सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लाटो। प्लाटो की थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बहुत ज़्यादा फेमस है। थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट की तरफ चलने से पहले हम प्लाटो की कुछ बायोग्राफी देख लेते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। सबसे पहले बायोग्राफी में हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। ये 427 बीसी में पैदा हुए और 347 बीसी में इनकी डेथ हुई। उसके बाद ये एथेंस सिटी स्टेट ग्रीक से ताल्लुक़ रखते थे। उनका ये स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के। इन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन जो है ना सोक्रेटिस की डेथ के बाद स्टार्ट किया, जिसका नाम इन्होंने जो है ना अकेडमी रखा। इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है ना इसी एकेडमी में सर्व की। इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं, जो इनकी फेमस बुक्स हैं, वो हैं रिपब्लिक्स, स्टेट्समैन और दिला। इन तीनों बुक्स के नेम याद कर लें, ये काफ़ी हैं। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि इनको ये थ्योरी पेश करने की क्या वजह थी। सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि सोक्रेटिस जिनके ये स्टूडेंट थे प्लाटो, उनको जो है ना मतलब कि जलावतन कर दिया गया। उनको जो है ना जहर का प्याला दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो जो है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। ठीक है। जो सोक्रेटिस थे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनको जो है ना वो जलावतन कर दिया गया और बाद में जो है ना उनको जहर का प्याला दे दिया गया और उनको जो है ना डेथ हो गई उनकी, जिससे जो है ना प्लाटो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। तब तो वो जो है ना एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए। दूसरी इसकी मेन वजह ये है कि जो एथेंस हैं उनको डिफेट हुई थी किसके हाथों, स्पार्टा के हाथों। किस वार में, पेलिपोनेटियन वार में। ठीक है। इस वार में इनको जो है ना एथेंस को डिफेट हुई थी, मतलब कि शिकस्त का सामना करना पड़ा था स्पार्टा के हाथों। ठीक है। ये इसकी दो मेन वजूहात थी जिसकी बना पर ये थ्योरी इन्होंने पेश की। उसके बाद हम चलते हैं अब थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट की तरफ। थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस, स्कीम ऑफ एजुकेशन और जो है ना उनकी स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। अब अगर जस्टिस की बात करें तो उन्होंने जो अपनी आइडियल स्टेट बयान की थी ना, उनमें उन्होंने कहा था कि कोई भी एरिया, कोई भी है स्टेट, कोई भी एक पोर्शन है मतलब कि दुनिया का, वहाँ पर 3 तरह के लोग रहते हैं। अब उन 3 तरह के लोगों में सबसे ज़्यादा जो है ना वो लस्ट और एपेटाइट, इस तरह के लोग होते हैं जिनमें जो है ना वो लालच, हिर्स या भूख ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो है करेज और स्पिरिट, यानी कि जिनमें हिम्मत ज़्यादा होती है, जिनमें जज्बा ज़्यादा होता है, वो दूसरे नंबर पर आते हैं और ये लस्ट से कम होते हैं। तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा तादाद में कम होते हैं। उनको कहा जाता है विजडम या रीजनिंग, मतलब कि जिनमें विजडम ज़्यादा होती है या रीजनिंग ज़्यादा होती है, जो अक्लमंद ज़्यादा होते हैं, चीज़ों की सूझबूझ ज़्यादा रखते हैं। अब चूँकि प्लाटो ने इसे डिवाइड कर दिया था इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता था कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो है ना एक सिटी में, एक स्टेट में ये कौन से लोग हैं जिनमें लस्ट ज़्यादा है, कौन से लोग हैं जिनमें करेज ज़्यादा है, कौन से लोग हैं जिनमें विजडम ज़्यादा है। अब उसके लिए प्लाटो ने हमें क्या दिया, स्कीम ऑफ एजुकेशन। उनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन को हम देखने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मतलब कि लस्ट थे, जो जिनमें हिर्स ज़्यादा थी, उनको सबसे निचले तबके में रखा गया। उसके बाद जो जिनमें करेज ज़्यादा थी उनको जो है ना उसने मिलिट्री या फिर ऐसी मतलब कि वॉरियर्स के तौर पर जो है ना काम करने के लिए सिलेक्ट किया। उसके बाद जिनमें विज़डम ज़्यादा थी वो कहता था विज़डम, या फिर जिनमें रीजनिंग ज़्यादा होगी वो फ़िलोसोफर किंग्स बनेंगे या फिर रूल करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं इसकी एजुकेशन स्कीम की तरफ। एजुकेशन स्कीम में इसने जो है ना 3 फेजेस बताई। ठीक है। प्लाटो कहता था कि जो है ना एजुकेशन आप मतलब कि सबसे पहले तो ये चीज़ नोट कर लें, जो है ना
प्लाटो था वो एजुकेशन को कंपलसरी समझता था, बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, दोनों के लिए कंपलसरी थी, चाहे वो लड़की है लड़का है, आपको फ्रॉम बर्थ टू 50 ईयर्स आपको एजुकेशन हासिल करनी है। लेकिन 50 ईयर्स तक हो जाएगा ना जिसके मतलब कि जिसमें विजडम ज़्यादा होगी या जिसे शौक होगा, तो उसी के साथ हम चलते हैं। अब एजुकेशन को डिटेल से समझते हैं। इसने सबसे पहले जो फेजेस बनाई, प्लाटो सेज एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, ठीक है। सबसे पहला फेज जो है ना वो बर्थ से 18 ईयर्स तक चलता है। फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स में भी उसने जो है ना इसे डिवाइड कर दिया। बर्थ से 6 ईयर्स तक जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की गई मदर्स जो होंगी उनको बच्चा दे दिया जाएगा। वो उनको जो है ना ग्रीक की बहादुरी की किस्से, उनको ग्रीक की बहादुरी की नज़में और उनको जो है ना वहाँ के एरियाज की बहादुरी के किस्से सुनाएंगे और उस हिसाब से उसकी जो है ना वो परवरिश करेंगे। उसके बाद जब 6 ईयर्स का बच्चा कंप्लीट हो जाएगा, 7वें साल में वो स्कूल में चला जाएगा, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है। वहाँ पर 7 से 18 साल तक वो जो है ना उसे पढ़ाया जाएगा, लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, जिमनास्टिक सिखाई जाएगी, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। उसको जो है ना ग्रीक्स के ब्रेवरी के मतलब कि जो है ना वो म्यूज़िक बताया जाएगा। उसमें जो है ना वो बेसिकली जो म्यूज़िक होगा वो इलस्ट्रेट करेगा ग्रीक की ब्रेवरी को, करेज को, और उसमें जो है ना बच्चे में डेवलप करेगा पैट्रियटिज्म को, ठीक है। उसके बाद 18 साल के बाद 2 साल का पीरियड जो होगा वो एग्जामिनेशन पीरियड होगा। उस 2 सालों में जो है ना मिलिट्री ट्रेनिंग तो कंटिन्यू की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो है ना उनका एग्ज़ाम्स भी चलेंगे 2 साल तक मुसलसल। अब 2 साल तक जब वो पेपर हो जाएंगे, इनके एग्ज़ाम्स होंगे, जो बच्चे क्लियर कर जाएंगे, जो पास हो जाएंगे वो नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे, और जो मतलब कि पास नहीं कर सकेंगे, फेल हो जाएंगे, उनको आर्टिशंस के तौर पर जो है ना वो रख लिया जाएगा, यानी कि जो है ना वर्कर्स के तौर पर, लेबर्स के तौर पर उनको जो है ना वो रख लिया जाएगा। अब जो बच्चे पास हो गया वो सेकंड फेज़ में चले गए। सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है हमारा 21st ईयर टू 35 ईयर्स। ये 15 साल का जो है ना इसमें इनको जो है ना वो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाई जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, जिमनास्टिक की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ऐसे ही 15 साल जो है ना इनको ये ऐसे इनका जो है ना टाइम पास किया जाएगा कि 15 साल इनको इसी चीज़ में गुजारे जाएंगे कि वो मैथमेटिक्स सीखें, साइकोलॉजी सीखें, साइंस सीखें, फिजियोलॉजी सीखें, मिलिट्री ट्रेनिंग लें, जिमनास्टिक सीखें। ये सब ऐसे करते 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 15 साल गुजर जाएंगे। 15 साल के बाद इनका फिर से एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे पास कर जाएंगे वो नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे सिमिलरली, और जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको जो है ना वो मिलिट्री में सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फेज़ होता है वो थर्ड फेज़ स्टार्ट कहाँ से होता है, 36 ईयर्स टू 50 ईयर्स। इसमें जो है ना आपको एडवांस किस्म की फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाएगी, एडवांस किस्म की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, एडवांस किस्म की साइंस, और इसके साथ साथ जो है ना वहाँ के जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं आप उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ राब्ते में रहेंगे, उनके साथ जो है ना आपको कनेक्ट में रखा रखा जाएगा, ताकि आपको जो है ना वो रूलिंग्स का पता चले कि रूल कैसे किया जाता है। अब फिर से जो है ना वो एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे पास कर जाएंगे वो रूल करेंगे, और जो है ना इन्हीं जो मतलब कि जो रूलर्स होंगे इन्हीं में से एक को सिलेक्ट कर लिया जाएगा फिलोसफर किंग के तौर पर, ठीक है। यहाँ तक हमारी जो है ना एजुकेशन की स्कीम कंप्लीट होती है। उसके बाद जो है ना हमारी स्कीम ऑफ कम्युनिज्म स्टार्ट होती है। अब स्कीम ऑफ कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो प्लाटो इज एक्चुअली द प्रिंसिपल्स विच विल अप्लाई ऑन दी 3 सोशल क्लासेस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिज्म, मतलब कि 2 तरह के कम्युनिज्म है। एक तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। अब अगर कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो हम जो आर्टिशियंस हैं उनको निकाल देते हैं इसमें से, उन पर कोई रुकावट नहीं है, वो चाहे प्रॉपर्टी रखें ना रखें, उन पर गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जो आती है ना अपर 2 क्लासेस, मिलिट्री और जो है ना रूलर्स या फिर फिलोसफर किंग की, तो उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रखें। इवन एक सिंगल पैनी भी वो अपनी नहीं रख सकते, ठीक है। ना वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ना कैश, ना हाउस, इवन नथिंग,
कोई ज़मीन नहीं रख सकते, कोई जायदाद नहीं अपनी बना सकते, पैसे नहीं जोड़ सकते, घर नहीं अपना बना सकते। जो कुछ भी उनको मिलेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और उसी के बिना पर जो है ना उनको जो है अपनी लाइफ स्पेंड करनी होगी। और जो आर्टिशियंस हैं वो इस रूल से आउट हैं, उन पर कोई रूल लागू नहीं होता। वो चाहे अपना घर बनाएं, ज़मीन खरीदें, पैसे जोड़ें, जो मर्ज़ी करें। अब जो दूसरा कम्युनिज़्म है वो कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली है। इसमें मतलब कि जो है ना इसकी स्कीम ये थी कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली की, जो मतलब कि इसका ये था कि फैमिली जो होती है ना वो बंदे को बाउंड कर लेती है, और जो है ना इस तरह से बंदे में लस्ट क्रिएट हो सकता है, मतलब कि लालच हिर्स पैदा हो सकती है फैमिली की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से भी और फैमिली की वजह से। इसी वजह से उसने जो है ना वो कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली का बताया। कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली के अबाउट उसने जो है ना एक स्कीम दी। ये नहीं कि जो मतलब कि मिलिट्री में है या रूलर्स में है, रूलर किंग है, वो अपनी जो है ना वो फैमिली नहीं बनाएँगे वो, लेकिन उसके लिए एक स्कीम थी। मतलब कि उनको मेटिंग की भी इजाज़त थी, उनको बेबी बर्थ करने की भी इजाज़त थी। उनका मतलब कि ओवरऑल परमिशन थी, लेकिन वो एक स्कीम के तहत थी। स्कीम क्या थी? अब उसमें स्कीम ये थी कि आपको जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से आपके सेम इंटेलेक्ट के हिसाब से आपको जो है ना वो पार्टनर दिया जाएगा मेटिंग के लिए। एक अरसा तक आप उसके साथ मेटिंग करें, लेकिन जैसे ही वो फीमेल जो है ना वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे आपसे साइड कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट उसकी देखभाल करेगी और जो बेबी पैदा होगा वो भी गवर्नमेंट ही अपने अंडर ले लेगी, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ आती है, जो बेबीज़ डिसेबल होते हैं उनको सिटीज़न्स नहीं एक्सेप्ट किया जाता, उनको तालीम नहीं दी जाती, उनको जो है ना ये इस तरह की जो है ना कोई भी किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। अब अगर क्रिटिसाइज़ की बात करें तो इसका क्रिटिसिज़्म करें तो सबसे पहले तो प्लाटो की जो आइडियल स्टेट की थ्योरी है वो इमेजिनरी है। वो मतलब कि कोई भी उसमें हम इमेजिन कर सकते हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि इनकी ये जो कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी और फैमिली है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी बंदा जो है वो फैमिली या फिर प्रॉपर्टी के बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म जो है ना, मतलब कि थर्ड क्रिटिसिज्म जो है ना उनका एजुकेशन पर है, कि इतना लंबा एजुकेशन का प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो है ना फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे इकोनॉमी हो गई या फिर हमारी दूसरी, सिर्फ इसने लेबर तबके को देखा है, उसके बाद मिलिट्री को देखा है या रूलर किंग्स को देखा है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे शोबे हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर हमारे और मतलब कि और भी डिफरेंट हैं। इनमें जो है ना ये इसकी स्कीम ऑफ एजुकेशन ये फिट नहीं बैठती, तो ये भी इसकी हम मतलब कि गलत तस्वुर करते हैं। और जो इसका मतलब कि जस्टिस की बात है तो वो किसी हद तक ठीक है कि हमारे हम एक ही इंसान में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लस्ट भी पाई जाती है, विज़डम भी पाई जाती है, और जो है ना उसके साथ-साथ जो है ना क्या उसका नाम नहीं आता स्पिरिट या फिर कह लो जज़्बा भी ज़्यादा होता है, एक ही बंदे पे ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक प्रीडोमिनेंट होती है। उसी की बिना पर हम उसे जो है ना वो मुआशरे में सेपरेट करते हैं। ये था हमारा ओवरऑल जो है ना प्लाटो का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका हर क्वेश्चन जो है ना क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।